ऑलराइट, सो हमारा आज मैंने सिर्फ दो मेथड जो है वो कवर करने हैं होपफुली, और दोनों की एक एक मिसाल भी करूंगा। लास्ट टाइम हमने दो मेथड किए थे जिसमें हमने लेजेंडर इक्वेशन देखी थी, लेजेंडर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके साथ हमने उसी का एक सब केस था ऑयलर इक्वेशन, वो हमने देखी थी। अभी जो है आज का जो है, आज हम दो मेथड पढ़ेंगे। एक को बोलते हैं पार्शली नाउन कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को मैं कभी कभार सीएफ लिखा करूंगा या बोला करूंगा, जस्ट फॉर शॉर्ट फॉर्म। तो अब आपको पता है कि अगर आपके पास एक हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके एक से ज्यादा सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पे डिपेंड करते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके दो सॉल्यूशन होंगे, और हम वो सॉल्यूशन निकालने में माहिर हैं। हमें पता है कि एक सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होता है, और एक सॉल्यूशन जो है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, ठीक है ना। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन y ऑफ x, उसके अंदर दो हिस्से होते हैं। एक आपका जो होमोजेनियस इक्वेशन आपकी होती है उसको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी कहते हैं, होमोजेनियस फंक्शन भी कहते हैं। चूंकि यहाँ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहा है तो मैं वाई सी एक्स लिखूंगा, और सी से मुराद यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट होगा। उसके अलावा यहाँ पर जो है दूसरा सॉल्यूशन होता है जिसको आप पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हो, पी आई। तो कभी कभार इसको मैं सी एफ बोलूंगा और इसको मैं पी आई बोलूंगा, जस्ट फॉर शॉर्ट फॉर्म, ताकि बार बार इतना लंबा लिखना ना पड़े। तो सी एफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर आपको एक इक्वेशन के ये दोनों जुज मालूम हो तो इन दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ये जो सम होगा, दैट विल बी द जनरल सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, अगर आपको वो पार्शली नाउन हो तो फिर आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हो। इस मेथड को हम बोलेंगे पार्शली नाउन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जनरल मेथड तो ये है कि अगर आपके पास एक nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी राइट हैंड साइड जीरो है, तो फिर आप उसके अंदर उसको सॉल्व कर सकते हो इस मेथड के साथ। यानी y को आप पुट करोगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस यू एक्स वी एक्स, उसमें से एक फंक्शन आपको नाउन होना चाहिए, यू एक्स या वी एक्स। तो यू एक्स फॉर एग्जाम्पल अगर नाउन है तो फिर आप अपनी इक्वेशन में उसको पुट करोगे और आप n माइनस वन ऑर्डर में एक एक इक्वेशन ले आओगे जो कि फिर लीनियर होगी। मतलब ये कि ये भी एक मेथड है जो आपके ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को एक दर्जा नीचे ले जाता है। तो अगर सेकंड ऑर्डर है तो वो एक दर्जा नीचे जाकर फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर है तो वो एक दर्जा नीचे जाके जीरो ऑर्डर बन जाएगी, विच इज जस्ट नो डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड ऑर्डर है तो उसका एक दर्जा नीचे ले जाओगे तो वो सेकंड ऑर्डर बन जाएगी। तो ये सारी टेक्निक है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे चले मैं यहाँ पे करते हैं इसको, कि फर्ज करें मेरे पास ये एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के अंदर में फर्ज करें मुझे सोल्यूशन पता चल गया इसका, और इसका सोल्यूशन जो है वो y इज इक्वल टू यू वी है। तो ये मेरी इक्वेशन है और ये सोल्यूशन है। तो हमें पता है कि अगर किसी चीज का कोई सोल्यूशन हो तो आप उसको इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, और वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम, इसके अंदर इसको पुट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो अगर मैं पुट करूं तो क्या आएगा, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, डी वाई बाय डी एक्स। तो वो आएगा डी बाय डी एक्स ऑफ u इंटू वी। मैं x को अभी लिख नहीं रहा, लेकिन वो अज्यूम है कि x मौजूद है। दे आर ऑल फंक्शंस ऑफ u इज अ फंक्शन ऑफ x, v इज अ फंक्शन ऑफ x। अब इसके ऊपर चेन रूल लगाएं तो क्या बनेगा, u डी वी बाय डी एक्स प्लस v डी यू बाय डी एक्स। तो ये आ जाएगा। इसी तरह आप इसका सेकंड ऑर्डर भी ले सकते हो। तो वो क्या आएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। तो अब आप वो फिर यहाँ पे फिर कर सकते हो डी बाय डी एक्स ऑफ
मैं इसको वी प्राइम लिखता हूँ और इसको यू प्राइम लिखता हूँ। एंड देन अब आपके पास दो टर्म्स हैं यहाँ पर और दो टर्म्स का प्रोडक्ट यहाँ पे है, तो दो दफा प्रोडक्ट रूल आप लगाएंगे दोनों पे अलग-अलग। तो ये क्या बनेगा, यू वी डबल प्राइम प्लस वी प्राइम यू प्राइम प्लस वी यू डबल प्राइम प्लस यू प्राइम वी प्राइम, राइट। एंड देन आप अम, इसको लिख सकते हो, देखें वी प्राइम यू प्राइम और यू प्राइम वी प्राइम, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो लिहाजा इनको मैं कंबाइन कर सकता हूँ। सो मेरे पास आ जाएगा यू वी डबल प्राइम प्लस टू यू प्राइम वी प्राइम प्लस यू डबल प्राइम वी। तो आप देखेंगे ये जो सेकंड डेरिवेटिव है वो ये बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है, जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, सो पॉइंट ये है कि आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिल रहा है वी डबल प्राइम वी प्राइम और वी। सिमिलरली फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर भी देखें आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको मिल रहा था वी प्राइम और वी। तो ये जो रेड लाइंस मैंने लगाई हैं, ये सारी लाइंस बता रही हैं कि जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं वो अब वी प्राइम और वी डबल प्राइम में आ जाएंगी। तो इसका मतलब जब मैं ये सेकंड ये वाला सॉल्यूशन यानी y इक्वल्स यू वी वाला सॉल्यूशन अपनी इस इक्वेशन में प्लग इन करूंगा, डी वाई बाई डी एक्स और y और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, तो मुझे जो रिजल्टिंग इक्वेशन मिलेगी वो v प्राइम v डबल प्राइम और v में होगी, राइट। अब आप कह सकते हैं कि जी देखें यहाँ पर इसके साथ साथ ये वाला u और u प्राइम और u डबल प्राइम भी तो मौजूद है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये वाली चीज अननाउन नहीं है अब। क्यों? क्योंकि आपको यू ऑफ एक्स जो है वो नाउन होता है। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन का पार्शली नाउन होने का मतलब ही ये होता है कि अगर आपको एक फंक्शन यू एक्स पता है तो मैं उस यू एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करूंगा और यू का प्राइम ले सकता हूँ वहां पे पुट करूंगा, यू डबल प्राइम पुट करूंगा, तो वो तो मुझे ऑलरेडी नाउन है। तो मुझे एक नई इक्वेशन मिलेगी जो जस्ट वी प्राइम के अंदर होगी या वी डबल प्राइम के अंदर होगी। सो जो न्यू इक्वेशन आपकी आएगी जो कि वी वी डबल प्राइम के अंदर होगी, उसको आप सॉल्व करके अब आपकी जॉब ये होगी कि आप वी निकालो। तो यानी अब वही इक्वेशन जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन वाई में थी वो अब वी में आ गई है, यानी अब वो वी का चेंज आप देख रहे हैं एक्स के लिहाज से। तो वो जो वी वाली इक्वेशन है उसको जब आप सॉल्व कर लेंगे वी निकल आएगा, तो फिर वी और यू दोनों का प्रोडक्ट दोबारा आप वाई इज इक्वल टू यू वी में डालेंगे एंड आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पर आपने एक चीज और नोट की होगी कि हमने एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट किया, हमने उसका एक नाउन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का नाउन हिस्सा जो है वो हमें पता था, पार्शली हमें पता था कि अच्छा इसका ये सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन यू ऑफ एक्स को इस्तेमाल करके हमने दूसरा सॉल्यूशन वी ऑफ एक्स निकाल लिया। तो इसके अंदर हमें कहीं भी पर्टिकुलर इंटीग्रल की जरूरत नहीं पड़ी। तो एक लिहाज से इस मेथड को ये भी कहा जाता है कि पार्शली नाउन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये होता है कि आप सारे का सारा सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से निकाल लेते हो, आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक कोई सवाल, किसी का कोई बात अगर समझ नहीं आई तो आप उससे आप क्वेश्चन क्वेश्चन कर लें। ओके, क्वेश्चन है हाउ विल वी विल फाइंड द नाउन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, यहाँ पे हमारा गैस होगा। आपको याद है पिछली जो हमने एग्जैक्ट इक्वेशन देखी थी या बाकी इक्वेशन जिनको हम सॉल्व कर रहे थे, तो उनके अंदर हमारा मेन जो काम होता था वो गैसिंग ही होता था, यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम या पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉरी हम गैस किया करते थे बेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड। तो कुछ इक्वेशंस होंगी
जो इस मेथड से सॉल्व होंगी, सारी नहीं होंगी। कौन सी इक्वेशन इस मेथड से सॉल्व होंगी? जिनकी राइट हैंड साइड हमारे पास एक नाउन फॉर्म के अंदर हो। नाउन फॉर्म्स कौन सी थी? हमने दो तीन फॉर्म्स देखी थी, हो सकता है किताबों के अंदर और फॉर्म्स भी लिखी हों, लेकिन हम फिजिसिस्ट जो हैं वो ज्यादातर इन्हीं फॉर्म्स के साथ डील करते हैं। तो राइट हैंड साइड आपकी या ट्रिग्नोमेट्रिक होगी, तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन कॉस या कोसिकेंड सिकेंड इन फॉर्म्स के अंदर है, तो आप उसी फॉर्म का एक साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन जो है वो आप गेस करते हो। इसी तरह से अगर आपकी राइट हैंड साइड एक्सपोनेंशियल आ रही है, तो आप एक्सपोनेंशियल लेते हो। तो उसके लिए आप पिछला जो हमारा सेशन है या 13वां और 14वां सेशन, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम गैस करते थे। पॉइंट यहाँ पर ये नहीं है कि हमने गैस कैसे करना है। पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर हमें आधा गैस भी मिल गया, अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का हिंट मिल गया कि जी किस तरह का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के तौर पे आएगा, तो उस एक सॉल्यूशन, एक पार्शली नाउन सॉल्यूशन को उठाकर हम पूरी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये मेथड की पावर है, पार्शली नाउन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेथड की ये पावर है कि अगर आपको थोड़ा सा आधा फंक्शन भी मालूम हो, तो दूसरा आधा जो है वो आप y इज इक्वल टू यू वी लगा के फिर v को सॉल्व करके निकाल सकते हो, और आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके। ठीक है, अब दो तीन लोगों का ये क्वेश्चन था, तो अब ये क्लियर होगी बात जो मैंने की, और अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे भी। यानी जो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो तो आपने गैस ही करना होता है ना, बेस्ड ऑन योर राइट हैंड साइड, कि जिस तरह अगर पॉलिनोमियल आ रही है तो आपका गैस पॉलिनोमियल होगा, एक नई पॉलिनोमियल विद न्यू कोफिशिएंट्स। अगर आपकी राइट हैंड साइड जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आ रही है, तो आप भी ट्रिग्नोमेट्रिक ही उसको सपोज करेंगे। अगर आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, तो फिर आप उसको सपोज कर लेंगे, उसी तरह की फॉर्म। इसी तरह से अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, तो आप राइट हैंड साइड भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लोगे, एट एंड सो ऑन। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? ओके, चले अब चलते हैं आगे, और हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। बल्कि यहाँ पर देखें, मैंने एक मिसाल दी भी है। अ, अ, ये वाला, let me remove these things। ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, तो ये एक जनरल फॉर्म है, मुझे ये इंटरनेट से कहीं से मिल गई, कि अगर आप की इक्वेशन हो इस फॉर्म के अंदर, ठीक है, ये जो हमारी इक्वेशन में लिखी हुई है, ये वाली, अब इसके अंदर है, आप देखें कैसे लिखा हुआ है इसको। सेकंड डेरिवेटिव की टर्म है, प्लस सम वेरिएबल कोएफिशिएंट है पी एक्स, प्लस सम वेरिएबल कोएफिशिएंट है क्यू एक्स, एंड राइट हैंड साइड पे है सम फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, फिर इसका सॉल्यूशन आप सपोज करते हो y इक्वल्स यू एक्स टाइम्स वी एक्स, जिसमें से यू एक्स जो है वो आपको नाउन होता है, और वी एक्स आपका अननाउन होता है, वो आपने निकालना होता है। मैं लिख देता हूँ, वी एक्स जो है वो अननाउन होता है। ओके, अब चॉइसेस, चूंकि ये क्वेश्चन किया गया, तो यहाँ पे ये देखें, एक रूल लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, ये वाला जो रूल है, तो फिर आप अपना फंक्शन इस तरह का लेते हो। अब इसमें पी और क्यू क्या है वो आप देख रहे हैं कि वो आपकी इक्वेशन से निकलेंगे, पी और क्यू। मिसाल के तौर पे अगर आपका चेंज द पेन, मिसाल के तौर पे अगर एम को मैं 1 ले लूं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 1 + p + q = 0। इसका मतलब है कि अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो u को आप क्या लेंगे? e⁻x। अगर आपके पास m-1 है, तो आप लेंगे 1 आप चेक करेंगे, अगर ये चीज 0 हो, तो इसका मतलब आपने क्या लेना है? e⁻x। ये है जब आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है या राइट हैंड साइड जो है वो आपकी एक्सपोनेंशियल के अंदर आ रही हो। इसी तरह से यहाँ पर जो एग्जांपल आपको नजर आ रही है, इसकी राइट हैंड साइड में कोसेकेंट एक्स है,
तो इस केस में आप जो यू ऑफ एक्स लोगे वो क्या होगा? जी, सवाल है किसी का? ओके, तो इस केस में क्या होगा? आपको सीकेंड एक्स जो है इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसमें अब आप जो है वो कॉज एक्स ले लोगे, या फिर आप साइन एक्स भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस होती है। ठीक है, तो ये यानी कुछ मिसालें हैं करने की। तो चलें इस इक्वेशन, इस मिसाल को हल करते हैं। ये मिसाल मैंने ऑप्शन की बुक से ली है और उसको हम फिर सॉल्व करेंगे। फ्रॉम वेयर दिस वन प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो कंडीशन इज कमिंग, दिस मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कोई थ्योरी है, लेकिन ये एक ट्रिक है। दिस इज नॉट अ कंडीशन, इट्स अ ट्रिक। लेकिन आपको इस ट्रिक को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सादा सी बात बता दी है कि राइट हैंड साइड पे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक ही सपोज करेंगे। अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल ही सपोज करेंगे। और अगर आपके पास जो है वो कॉम्बिनेशन है पॉलिनोमियल का और ट्रिग्नोमेट्रिक का और एक्सपोनेंशियल का, तो फिर आप उसी हिसाब से सपोज करेंगे। सो इस कंडीशन के बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक ट्रिक है जो मुझे इंटरनेट से मिला और मैंने आप लोगों को बता दिया, शायद आप लोगों के काम आ जाए किसी वक्त। ऑलराइट, नेक्स्ट, चलें इस सवाल को हल करते हैं। और इस सवाल में मैं ये करता हूं कि u ऑफ x को सपोज करना है। अब चूंकि आप देख रहे हैं जो हमारी वो है राइट हैंड साइड, वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो हमें कोई एक पिक करना पड़ेगा। तो मैं पिक कर लेता हूँ। चले मैं स्टेप बाय स्टेप इसका सोल्यूशन लिखता हूँ। तो ये हमारी इक्वेशन है, अब मैं इसका सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। सो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि हमारा जो u ऑफ x है दैट इज इक्वल टू cos x, और ये हमारा क्या है? पार्शली नाउन CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, तो अगर मुझे u ऑफ x मेरा ये है, तो माई सोल्यूशन इज, तो सोल्यूशन मुझे ऑलरेडी पता है। मुझे पता है कि सोल्यूशन इज गिवन बाय u ऑफ x टाइम्स अ न्यू फंक्शन v ऑफ x। और u ऑफ x मुझे पता है कि ये क्या है? cos x है टाइम, बल्कि चले मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, v ऑफ x टाइम्स cos x। तो ये मेरा सोल्यूशन है जी इस इक्वेशन का। तो सोल्यूशन मुझे ऑलरेडी पता है। साइन नहीं लेंगे, ये आपकी मर्जी है, आप साइन ले लें, कोई मसला नहीं। मैं जो कि किताब को फॉलो कर रहा हूँ तो इसलिए मैं cos x ले रहा हूँ, लेकिन sin x से भी ये प्रॉब्लम हो जाएगा। आप इसको बल्कि ट्राई कर सकते हैं एज अ होमवर्क, कि अगर मैं sin x लेता तो क्या सोल्यूशन आता। आप देखेंगे कि उससे इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, सोल्यूशन मुझे पता चल गया है जी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह लेता हूं, क्योंकि मैंने इसको इस्तेमाल करना है थोड़ी देर बाद। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप हमारा सोल्यूशन है तो इट शुड सेटिस्फाई माय इक्वेशन। सो सब्स्टिट्यूट द सोल्यूशन विच इज 1 इनटू ओडीई, जो हमारी गिवन ओडीई है। गिवन ओडीई, चले मैं लिखता हूं गिवन ओडीई। इसमें ये सोल्यूशन आप सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ओडीई हमारी क्या है? y डबल प्राइम प्लस y इज इक्वल टू कोसिकेंट x, और y मेरा क्या है? v cos x। तो पहले मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस v साइन x, राइट, एंड प्लस, चले v प्राइम पहले लिख लेते हैं। v प्राइम याद रहे v भी फंक्शन ऑफ x है, cos x। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, तो वो क्या आएगा? इसी ऊपर वाली चीज का, माइनस v cos x माइनस साइन x, v डबल प्राइम माइनस v प्राइम साइन x प्लस v प्राइम डबल प्राइम
कॉज एक्स। आप इसको साथ साथ खुद भी करते रहा करें ताकि आप मेरी गलती पकड़ सकें। ठीक है, तो अब मैं इस सारी जो भी मैंने कैलकुलेट किया है तीनों, यानी वाई, वाई प्राइम, वाई डबल प्राइम, इनको प्लग करते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे वाई डबल प्राइम है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस वी कॉज एक्स माइनस वी डबल प्राइम साइन एक्स। इसको काइंडली आप सॉल्व करें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इसको ना वो किया नहीं होता पहले से, तो मैं बस आपके साथ ही अभी बोर्ड पे कर रहा होता हूँ, तो इसलिए साथ साथ चले आप भी करते रहा करें। और माइनस वी प्राइम साइन एक्स प्लस वी डबल प्राइम कॉस एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स। और कोसिकेंट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin x। तो इसको लिख लेते हैं 1/sin x। बल्कि चलें कोसिकेंट एक्स ही रहने दें, क्योंकि अभी हमने इसके साथ कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये बन गया। अब मुझे क्या चाहिए इसमें, क्योंकि यू तो खत्म हो गया, अब इस इक्वेशन में सिर्फ वी है, तो इसको रीअरेंज करके सेकंड ऑर्डर की फॉर्म में लिख लेते हैं। थैंक यू फसी। बिल्कुल, मैं y की वैल्यू लिखना भूल गया हूँ, तो मैंने सिर्फ y डबल प्राइम लिखा, और प्लस इसके अंदर अब y भी आएगा विच इज v cos x। थैंक यू सो मच फसी। एंड देन कोसिकेंट x। तो ये मेरे पास आ गई बात। तो अब इसको रीअरेंज करना है, क्योंकि ये इक्वेशन अब एक ही वेरिएबल के अंदर है, सॉरी, एक अननोन फंक्शन के अंदर है, जो कि है वी ऑफ एक्स, और उसी की डेरिवेटिव्स हैं। तो पहले मैं ये करता हूँ कि सेकंड ऑर्डर को कंबाइन कर लेते हैं। तो क्या आएगा, दिस विल बी वी डबल प्राइम cos x माइनस sin x, एंड देन, सॉरी, cos x माइनस sin x, करेक्ट। एंड देन एक बात आप नोट करें कि जो v cos x है वो माइनस v cos x के साथ कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब मेरे पास v प्राइम की एक टर्म रह जाएगी, माइनस v प्राइम साइन x इज इक्वल टू कॉसिकेंट x। मेरा ख्याल है मैंने यहाँ पे कोई गलती तो नहीं की। वाई आई एम गेटिंग 1v प्राइम, शुड गेट 2v प्राइम। चलें दोबारा देखते हैं जी, y इक्वल्स v cos x। हाँ, डबल डेरिवेटिव में मुझे लग रहा है मिस्टेक है। हाँ, ठीक है, तो y प्राइम आ जाएगा माइनस वी साइन एक्स प्लस वी प्राइम कॉस एक्स। देन आप फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लोगे, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स, और फिर माइनस साइन एक्स यूं ही आ जाएगा, और v का फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, सेकंड डेरिवेटिव नहीं आएगा, तो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा। ऑल राइट, तो ये तो काम आसान हो गया हमारा, वो माइनस वी प्राइम आ गया। बल्कि ठहरे, इसको मैं लिखता हूँ वी प्राइम, तो ये -2v प्राइम साइन एक्स बनेगा, राइट। चलो मैं लिखता हूँ दोबारा इसको। पहली टर्म आएगी वी प्राइम डबल प्राइम, सॉरी, कॉस एक्स, फिर आएगा -2 sin x वी प्राइम, एंड देन इज इक्वल टू कॉसिकेंट एक्स आ जाएगा। हाँ, अब ठीक है, होपफुली। सो ये बन गई इक्वेशन। अब क्या करना है जी, अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं, क्योंकि मुझे सेकंड डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट खत्म करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस सारी इक्वेशन को cos x से डिवाइड कर रहा हूँ। ओके,
तो ये बन गई वी डबल प्राइम -2 tan x वी प्राइम इज इक्वल टू कोसिकेंट क्या होता है 1/, चलें अभी लिख लें वैसे ही, अभी भी जरूरत नहीं है इसकी, ओवर कॉस एक्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ऑलराइट, दोबारा देख लें स्टेप्स क्या किए हमने। ये हमारी इक्वेशन थी, सेकंड ऑर्डर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें हमने राइट हैंड साइड को देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमने इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है पार्शली वो हमने ले लिया cos x, एंड देन मुझे उसका सॉल्यूशन पता है ऑलरेडी, uv होता है, सिर्फ v मालूम करना है। तो उसके लिए मैंने इस सॉल्यूशन को दोबारा अपनी ओडीई में पुट किया, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव लेके, और मुझे फाइनली जो है वो ये इक्वेशन मिल गई, जिसको मैं अब इक्वेशन नंबर 2 कह लेता हूँ। अब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब अगर आप गौर फरमाएं तो ये कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर, आप कहेंगे नहीं ये तो सेकंड ऑर्डर है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर भी है। कोई बता सकता है ये कैसे फर्स्ट ऑर्डर है? ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। जी, देखने में सेकंड ऑर्डर लग रही, लेकिन अगर मैं इसको फर्स्ट ऑर्डर के तौर पर ट्रीट करना चाहूँ तो क्या होगा? अगर किसी को एतराज है तो मुझे बता दे। आपके आप वी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। हम्म, आकिब कह रहे हैं x1, आई डोंट अंडरस्टैंड आकिब, आप क्या कह रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर x फर्स्ट ऑर्डर? नहीं, x तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो उसका मतलब डेरिवेटिव का ऑर्डर होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर किस में है ये? क्योंकि v में तो सेकंड ऑर्डर है। आपको नजर आ रहा है कि v का जो है वो दो डेरिवेटिव मौजूद है, v डबल प्राइम। तो अगर इसको फर्स्ट ऑर्डर के तौर पर ट्रीट करना है तो कैसे करेंगे? आप सेकंड ऑर्डर पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट देना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑर्डर ये किस में? एक्स में नहीं है, एक्स इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स में कोई डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, आपको कहीं भी एक्स डबल प्राइम नहीं नजर आ रहा। यानी अगर मेरे पास एक्स प्राइम हो तो मैं कहता हूँ फर्स्ट ऑर्डर है, एक्स डबल प्राइम हो तो सेकंड ऑर्डर है। इसी तरह वी हो तो मैं कहता हूँ प्राइम फर्स्ट ऑर्डर है, वी डबल प्राइम सेकंड ऑर्डर है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हम करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसको स्टडी करेंगे। अभी हम वो मेथड नहीं स्टडी कर रहे। अभी हम जो पिछले हमारा 13वां 14वां सेशन गुजरा है और उसमें जो हमने इल्म सीखा है हम उसी को इस्तेमाल करेंगे, नई बात नहीं करेंगे अभी। तो मुझे बताएं, बड़ा सादा सा सवाल है, हिंट दे देता हूँ, आप कोई चेंज ऑफ वेरिएबल करके देख लो, किसी वेरिएबल को कोई नया नाम दे के देख लो। 10x को y कह दे? नहीं, y से तो हमने जान छुड़वा ली है महवेश। y से तो हम v में आ गए हैं, वापस नहीं जाना y में। हाँ जी, आइडियाज। रिपीट योर क्वेश्चन। यस, फिनिक्स, एग्जैक्टली। आप क्या करेंगे? देखें, अगर मैं इस इक्वेशन को v प्राइम में लिखूं, और v प्राइम को आप चाहे तो कोई नाम दे लें, मैं नहीं दूंगा, तो v प्राइम का प्राइम लिख सकते हैं ना इसको, -2 tan x v प्राइम इज इक्वल टू कोसेकेंट x ओवर कॉस x। तो अब आपको ये नजर आ रही है? चलें नाम दे लें, अगर आप लोगों को आसानी होती है, जेड कह लें, फिनिक्स ने चूंकि जेड कहा था तो मैं भी जेड कह रहा हूं, तो जी प्राइम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? जी, सॉरी, 10x टाइम्स जी। आप देखें ये लग रही है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ओडी। ठीक है, तो ये एक तरीका सिर्फ आपको बताना था, कोई भी नाम दे ले, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर बन गई अब। और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ओडी की क्या फॉर्म होती है वैसे? फॉर्म उसकी क्या होती है?
हम्म। चलें, आपको नजर आ रही है मतलब ये कि मैं अब इसको यूं लिख सकता हूँ ना, dz/dx एंड प्लस px z इज इक्वल टू qx, ये फॉर्म होती है। तो अब ये इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है, किस तरह सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को? इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, चलें इसको मैं आई एफ बोलूंगा, एंड दैट इज गिवन बाय व्हाट? एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स, राइट? ये डेफिनेशन होती है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब आप देखें आपका पी एक्स क्या है यहाँ पर, एक्सपोनेंशियल एंड देन पी एक्स क्या है जी? आप कंपेयर करें दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट ऑर्डर स्टैंडर्ड फॉर्म को और फर्स्ट ऑर्डर हमारे वाली फॉर्म को। 210 जी नहीं आएगा, जी हमारा वेरिएबल है, ठीक है, जी नहीं आएगा, ये वेरिएबल है, ये कोएफिशिएंट है, ठीक है, तो उसमें जरा फर्क रखना है आपने। हाँ, 210x आएगा और साथ नेगेटिव भी है, राइट? क्योंकि इधर p प्लस हो रहा है ना, तो हमारी इक्वेशन में माइनस आ रहा है, तो माइनस भी आप साथ ले। तो ये सॉरी, तो ये हमारा p ऑफ x मैं यहाँ पे पुट करूंगा, दैट विल बी इक्वल टू -10x, -210x dx। तो और ये सारा कुछ जो है वो एक्सपोनेंशियल में है, तो इसका जो आंसर आएगा वो अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, दैट विल बी cos स्क्वायर x, ठीक है। एंड देन क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई करेंगे अपनी इक्वेशन को विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये लीनियर ODE में सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये अब नया काम नहीं है। सो मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय योर लीनियर ODE। लीनियर ODE हमारी याद रहे, जी को हमने बेसिकली वी प्राइम कहा था, तो cos स्क्वायर एक्स, यहां तक समझ आ रही है? कोई सवाल तो नहीं है? मुझे पूछते रहा करें काइंडली। क्लियर? सो cos स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे अपनी इस लीनियर ODE के साथ, जो कि है जी प्राइम -210x cos स्क्वायर एक्स, एंड देन क्या आएगा? जी, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स। काइंडली वीडियो अपनी बंद रखें, क्योंकि वीडियो से मसला होता है। कोसिकेंट एक्स और मल्टीप्लाई cos स्क्वायर एक्स, तो क्या बनेगा जी? cos स्क्वायर एक्स जी प्राइम -2 sin x ओवर cos x कैंसल हो जाएगा, एंड यू विल हैव sin x cos x टाइम्स z। कोसिकेंट क्या होता है? 1/sin, और साथ आपके क्या मौजूद है? cos स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर में cos है, ओह सॉरी, यस, थैंक यू सो मच, कुछ भूल गए थे हमने और ईमान ने हमें याद दिलाया, थैंक यू सो मच। यहाँ पे भाई हमारा cos x भी है, ठीक है ना, वो राइट हैंड साइड भूल गया था मैं, किधर है? हाँ, तो ये हमारी राइट हैंड साइड जो है,
ये वाली, ठीक है। ओके, सो नीचे cos x भी है, तो एक cos x कट जाएगा और ये बन जाएगा ओवरऑल cot x, cot ऑफ x। देखिए नीचे cos है और उधर ऊपर cos स्क्वायर है ना, तो वो एक cos कट जाएगा और 1/sin आ जाएगा, तो cos/sin जो है वो cot x होता है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो ये बेसिकली डेरिवेटिव लिखा हुआ है किस चीज का, दो वेरिएबल्स का, z cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। ये बात आपको नजर आ रही है? प्रोडक्ट रूल लगाएं इस पे तो आपको वही चीज मिलेगी जो ऊपर लिखी हुई है, क्योंकि z प्राइम cos स्क्वायर x आएगा जो कि पहली टर्म है, फिर प्लस z टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर होगा, और डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर क्या होता है, तो ये आ जाएगा 2 cos x एंड देन sin x, ठीक है। और चूंकि cos का डेरिवेटिव है तो साथ एक माइनस भी आ जाएगा, तो आप देखें -2 sin x cos x यहाँ पे मौजूद है, तो इसलिए इनको मैंने मिलाकर यूं लिख दिया है। अब आप क्या करते हैं इसके बाद, अगला स्टेप, ऑफ कोर्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड x का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दें ओवर x वेरिएबल, सो इंटीग्रेट ओवर x on both sides, so d by dx, सॉरी क्या आएगा, z cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, इंसार dx आ जाएगा, इज इक्वल टू cot x dx, तो दोनों तरफ मैंने x का इंटीग्रल लिया है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लें तो और करें कि आपका जो, जी, तो चूंकि डी बाई डी एक्स है तो इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो ये कैंसिल होके आपको क्या दे देगा, log ऑफ साइन एक्स, नहीं लेफ्ट हैंड साइड पे log नहीं आएगा, इसको समझना तो जरा थोड़ा सा ये है कि जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है वो ऑपोजिट होते हैं ना एक दूसरे के। दूसरे लफ्जों में देसी तरीका ये है कि डी एक्स से कट गया, इंटेग्रल डी से कट गया, तो बाकी आपके पास जो बच जाएगा वो क्या है, जी कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये जरा देसी तरीके से हमने कर लिया। राइट हैंड साइड आप बताएं क्या आएगी। ये तरीका ठीक नहीं है वैसे जो मैंने किया है, लेकिन मकसद क्लियर हो जाता है इससे। राइट हैंड साइड पे है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का क्या होता है इंटीग्रल, ये मशहूर है, लॉग ऑफ साइन एक्स। कैसे निकालते हो आप, इसको लिख सकते हो ना, कॉस एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स, राइट। तो अब आपको पता है कि नीचे जो है वो फंक्शन है साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये लॉग ऑफ फंक्शन बन जाएगा विच इज साइन एक्स, एंड देन आप प्लस लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जी जी, थैंक यू सो मच फसी एंड डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजहर साहब। ओके, सो अब क्या करना है जी, हमारा मकसद क्या है निकालना, हमारा मकसद तो निकालना है v, जो कि इस z के अंदर छुपा बैठा है। और अगर आपको याद हो तो z आपका क्या था, z था v प्राइम विच इज बेसिकली dv बाई डी एक्स, तो अब उसको वापस पुट करते हैं, dv बाई डी एक्स एंड cos स्क्वायर x इज इक्वल टू log ऑफ sin x प्लस c।
तो आप देखें आपको फाइनली वन ऑर्डर लोअर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप ले गए हैं, इसको सेकंड ऑर्डर से शुरू किया था, फर्स्ट ऑर्डर पे आ गए हैं। अब क्या करना है, अब आपको फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन मालूम है, तो अब तो काम आसान हो जाना चाहिए ना। तो इसको अब हमने सिर्फ इंटीग्रेट करना है। तो पहले मैं ये करता हूँ कि इसको जरा अलहदा कोएफिशिएंट को लिख लेता हूँ, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ दोनों साइडें। तो कॉस स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, इसको सी वन कह लें चलें अगर आपका शौक है तो, और साथ क्या आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, क्योंकि अभी हमने दोबारा इंटीग्रेट करना है। वाई यू टेक कॉस स्क्वायर कांस्टेंट, इसलिए कि हमारा जो फंक्शन है ना वो वी ऑफ एक्स है नाउ। ठीक है, तो एक्स हमारा फंक्शन नहीं है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वी हमारा फंक्शन है। ये पॉइंट समझ आ गई आपको? कॉस स्क्वायर को हम कांस्टेंट क्यों ले रहे हैं, कहाँ कांस्टेंट ले रहे हैं, सॉरी किस स्टेप पे, इस स्टेप पे कांस्टेंट ले रहे हैं आप कह रहे हैं इंटीग्रल में? सेकंड स्टेप, लास्ट स्टेप, आई डोंट नो कि कहाँ पे आप कह रहे हैं। कांस्टेंट हमने नहीं लिया इसको इंटीग्रल के अंदर, तो हमने इस स्टेप के अंदर तो हमने, लेट मी एक्सप्लेन, इस स्टेप के अंदर तो हमने ये लॉजिक यूज किया ना कि एक्स पे इंटीग्रेशन है और एक्स पे डेरिवेटिव है, तो वो जाहिर है कैंसिल हो जाएंगे, तो उसको कांस्टेंट तो नहीं लिया। उसके बाद अभी हमने कॉस स्क्वायर एक्स को डिवाइड किया है। ठीक है, तो इस स्टेप के अंदर हमने क्या किया है, फिर कॉस स्क्वायर को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया है बस, तो वो इधर भी आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर और सेकंड टर्म के साथ भी सीकेंड स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है ये बात? मतलब यहाँ पे मैंने ये किया है कि कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया है ना, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, ये कांस्टेंट नहीं है, ये सिर्फ डिवाइड किया है, और वन ओवर कॉस जो है वो सीकेंड होता है। सो अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, अगेन इंटीग्रेट करेंगे। एंड देन दिस विल बिकम, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे पास v ऑफ x आएगा, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, वही लॉजिक इस्तेमाल की है मैंने। चले मैं इसको एक दफा लिख लेता हूँ इसको, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, डी वी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी वन सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये तीन इंटीग्रल्स हैं जिनको अब हमने सॉल्व करके लिखना है, राइट? तो पहले का आएगा, अब मैं ये अब इसको आप देख लें कैसे करना है। सीकेंड स्क्वायर का तो सीधा सीधा टेन एक्स होता है ना इंटीग्रल, और पहले पे आप बाय पार्ट लगा लें, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाला करके, यानी इसको आप कर लें बाय पार्ट्स। ठीक है, और इसका आपको ऑलरेडी पता है कि ये टेन एक्स होता है इंटीग्रल, तो ये मैं इस्तेमाल करके लॉजिक, और लेफ्ट हैंड साइड पे अगेन वही डी बाई डी एक्स है, वो इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा, एंड वी ऑफ एक्स फाइनली मेरे पास जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू, सीकेंड स्क्वायर का मुझे इंटीग्रल पता है ना फर्स्ट फंक्शन का, तो आप इसको ले लेंगे टेन एक्स, सॉरी टेन एक्स, और लॉग ऑफ एक्स साइन एफ एक्स वैसे ही साथ आ जाएगा इसके, एंड देन आप क्या करेंगे, लॉग ऑफ एक्स का इंटीग्रल लेंगे माइनस टेन एक्स, लॉग ऑफ एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा, वन ओवर साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा, कॉस एक्स। ये बात समझ आ रही है ना, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन की?
फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वगैरह रूल लगाया मैंने यहाँ पे। प्लस C1 10x, और इन सब के साथ है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और आ जाएगा, क्योंकि अब दोबारा इंटीग्रेट हम कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? पता नहीं ये करेक्ट है कि नहीं। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल आएगा 10x, और वो 10x इधर आ जाएगा। फिर आप दूसरे वाले का डेरिवेटिव लोगे, तो वो डेरिवेटिव क्या आएगा? लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा? बाय पार्ट्स वाला क्लियर कर दूं? चलो इसको जो है ना वो कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का इसमें सवाल आ रहा है। तो जी क्या है, सीकेंड स्क्वायर x लॉग ऑफ साइन x dx। तो बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन कैसे होती है कि मेरे पास अगर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल है dx, तो मैं कैसे करता हूँ उसको? फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रल आ जाएगा, सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रल आ जाएगा, और ये सारा कुछ इंटीग्रल के अंदर होगा, एंड देन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, तो वो ये रूल लगाते हैं अभी। क्या आएगा जी? सेकंड फंक्शन तो वैसे ही आ जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स, और सीकेंड स्क्वायर का आ जाएगा 10x। फर्स्ट पार्ट हो गया, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रल 10x यूं ही वैसे ही आ जाएगा, एंड देन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ये मैं अक्सर ईमान कंफ्यूज कर देता हूँ, फर्स्ट कौन सा सेकंड कौन सा। मुझे सीधा सीधा रूल पता है। मेरा जो देसी तरीका है ना वो ये है कि जिसका इंटीग्रल पता है ना, उसने दो जगह पे आना है, पहले भी और शायद बाद में भी, और दूसरा जो है उसका हमने डेरिवेटिव ले लेना है। तो ये फर्स्ट फंक्शन किसको कहते हैं, सेकंड किसको, ये अब आप लोग कर लेना यार, मुझे नहीं याद इस चीज का। तो आई डोंट नो इफ दिस रूल इज करेक्ट, कोई बंदा कंफर्म कर दे मुझे से। लेकिन बस मुझे इस तरह ही याद है। सो लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/, फंक्शन, और फिर आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स, एंड देन डी एक्स। हाँ, मैंने यहाँ पे इंटीग्रल नहीं लिखा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं इंटीग्रल भूल गया था, तो यहाँ पे डी एक्स भी आएगा। ओके, एंड देन इसको क्या करेंगे? तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स टाइम्स 10x माइनस, तो ये क्या बनेगा? कांस्टेंट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि cos x ओवर sin x आपको cot x देगा, cot और tan अपोजिट होते हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे, एंड देन यू विल हैव log ऑफ sin x tan x माइनस x। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख देता हूँ, -x प्लस C1 tan x प्लस C2। ठीक है जी, तो ये हमने बाय पार्ट करके इसका आंसर लिख लिया है, यानी ये मेरा v ऑफ x आया है। क्लियर है? तो अगर v ऑफ x आ गया है तो फाइनली माय सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी क्या थी? d² y/dx² प्लस y इज इक्वल टू कोसिकेंट x इज, इसका सॉल्यूशन हमने निकाल लिया, वो क्या था? u ऑफ x v ऑफ x। u ऑफ x क्या था? cos x, और v ऑफ x अभी हमने निकाला ये बड़ा सा। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, tan x log ऑफ sin x माइनस x प्लस C1 tan x प्लस C2। तो ये आपका सॉल्यूशन है। इसको अब आप थोड़ा चाहें तो थोड़ा और इसको फैशनेबल कर लें, बना लें, बट दिस इज योर आंसर।
सो हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व। क्लियर? मैं रिपीट कर देता हूँ इस मेथड को, फिर हम अगले मेथड पे चलते हैं, क्योंकि हमने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर भी करना है। ऑल राइट, लेट मी रिपीट। तो हमारा जो आज का जो शुरू हुआ था काम, वो यहाँ बस महवेश लास्ट टर्म को और सिंपलीफाई करना चाहते हैं, तो 10x से डिवाइड करने, ये फिर आगे आप खेलते रहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ कि आखिरी सॉल्यूशन को क्या करना है। मेरा मकसद था आपको वी ऑफ एक्स निकाल के दिखाना, वो हमने कर लिया। तो आपके पास एक इक्वेशन है, अभी मैं सेकंड ऑर्डर की मिसाल ले रहा हूं, लेकिन आप थर्ड ऑर्डर को भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो उसमें फर्ज करें कि राइट हैंड साइड मिलती जुलती आपको दिखाई दे रही है, कि जिसको आप गेस कर सकते हैं। तो फिर आप, वो आपका नाउन पार्शियल फंक्शन होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसमें आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्लीट सॉल्यूशन आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से निकाल लोगे। सॉल्यूशन होगा u टाइम्स v। u आपका नाउन फंक्शन, v आपका अननाउन फंक्शन। इस सॉल्यूशन को वापस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको v में इक्वेशन मिलेगी, जिसको आप फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ओडी की फॉर्म में लिखकर इंटीग्रेट करेंगे। फिर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बना लेंगे v में, एंड देन उसको सॉल्व करेंगे तो v निकल आएगा। इसके लिए हमने एक मिसाल की, ये हमारी मिसाल थी सेकेंड ऑर्डर y डबल प्राइम प्लस वाई इक्वल्स कोसेकेंड एक्स, जिसके लिए मैंने y इज इक्वल टू यू वी पुट करना था। तो u जो मैंने गैस किया वो cos x है, आप sin x भी ले सकते हैं। u को मैंने लेकर v से मल्टीप्लाई किया तो बन गया v cos x, और फिर सेकंड डेरिवेटिव उसका लेकर मैंने अपनी गिवन इक्वेशन में उसको पुट किया, जिससे मुझे v डबल प्राइम में इक्वेशन मिली। v डबल प्राइम वाली इक्वेशन, जो कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है, उस इक्वेशन को मैं फर्स्ट ऑर्डर बना सकता हूं अगर मैं अपने वेरिएबल को रिडिफाइन कर लूं, जैसे हमने यहाँ पे किया v प्राइम को z कहकर। तो अब आपके पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ऑडी z के अंदर आ गई, जिसका हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके लीनियर ऑडी आपकी जो है वो एक ऐसी फॉर्म में आ जाती है कि जिसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, एंड देन आप v निकाल सकते हैं या z निकाल सकते हैं। z चूंकि dv बाई डी एक्स है, तो एक और लीनियर ऑडी बनती है। फिर आप इंटीग्रेट करते हैं और फिर आप v ऑफ x निकालते हैं। जब आपका v ऑफ x निकल आता है तो फिर आप u और v को मल्टीप्लाई करके अपना फाइनल सॉल्यूशन जो है वो लिख लेते हो। तो ये हमने एक मेथड अभी स्टडी किया, और उसकी एक एग्जांपल भी हमने स्टडी की, विच इज कॉल्ड पार्शली नाउन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। यहां तक कोई आपका सवाल है तो आप कर लें। इसके बाद हम अगला मेथड अब स्टडी करने जा रहे हैं, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, और वो एक बहुत मोस्ट जनरल मेथड है इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और उसके अंदर आप देखेंगे कि इतनी पावर है कि वो आपको जितने भी पहले सॉल्यूशंस हैं वो सारे दे देगी। यानी चाहे आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट है नहीं है, या आपको पार्शली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नाउन है नहीं है, सारा कुछ जो है वो आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में स्टडी कर लोगे, वेरिएबल कोएफिशिएंट, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, एंड दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। एनी क्वेश्चन सो फार? अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ओके, सो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, यहाँ पैरामीटर से मुराद जो है ना वो आपके वेरिएबल पैरामीटर्स हैं, वेरिएबल कोएफिशिएंट्स हैं। तो अभी हम देखेंगे कि अगर आपके पास एक जनरल इक्वेशन लिखी हो और उसके मुझे कोएफिशिएंट पता हो, तो हम उन्हीं कोएफिशिएंट की फॉर्म के ऊपर पहले तो देखें। अगेन वही बात कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन है कि जो ये जो मेरी इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है सेकंड ऑर्डर, लेट्स से, इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, राइट? वही बात जो मैंने पहले की थी। अब फर्ज करें कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता है, कैसे निकालते हैं आप? उसके लिए आप क्या करते हैं, फ्रॉम होमोजेनस ओडीई, यानी आप क्या करते हैं,
राइट हैंड साइड को 0 पुट कर लेते हैं, उसका जो भी फिर सोल्यूशन आता है इक्वेशन का, वो वाई सी एक्स होता है। तो वाई सी एक्स निकालने के बाद आप क्या करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो है ना, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल को ज्यूम करने का मेथड है। यानी इस मेथड को अगर आप वन वर्ड में कहें तो इसका मतलब होता है कि आपने ज्यूम करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ज्यूम अ पर्टिकुलर इंटीग्रल। किस तरह का पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्यूम करना है? सेम फॉर्म एज दी सी एफ। ठीक है ना, तो ये है इसमें मेन चीज। एज्यूम, मैं लिख देता हूं, एज्यूम वाई पी एक्स ऑफ द सेम फॉर्म एज वाई सी। तो आप सवाल कर सकते हैं कि अगर वो दोनों की फॉर्म सेम ही है तो वो तो सेम ही चीज नहीं होगी। जाहिर है कि अगर वाई सी एक्स और वाई पी एक्स सेम ही मैंने ले लिए तो फिर फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये आएगा कि वो जो आपने वाई पी एक्स लेना है ना, उसके आपने कॉफिशिएंट चेंज कर देने हैं। तो इसी को वेरिएबल कॉफिशिएंट अभी हम कहेंगे कि आपने न्यू कॉफिशिएंट्स उसके लेने हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका वाई सी एक्स जो है, क्योंकि ये सोल्यूशन है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, राइट? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो क्या करते हैं आप, इसको एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं सॉल्यूशंस का, C1y1x प्लस C2y2x। ठीक है ना, ये बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि ये सॉल्यूशन होता है लीनियर ओडीई का, जो कि होमोजेनस भी होगी। अब लीनियर ओडीई का मतलब ये होता है कि आपको अगर दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशंस हो तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जनरल सॉल्यूशन देता है, जो कि आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं। ये पुराने हमारे जो सेशंस हैं उनके अंदर आप लीनियर ओडीज की एग्जांपल्स देख सकते हैं, जहां पे हमने ये डिस्कशन की थी। तो अब मैं वाई पी एक्स जो है वो भी इसी को देखते हुए लिखूंगा। क्या करूंगा कि कॉफिशिएंट अभी मैं नहीं लिख रहा, लेकिन जो मेरे सॉल्यूशंस हैं कॉफिशिएंट के बगैर उनको वही फॉर्म दूंगा, y1x y2x सेम फॉर्म। लेकिन क्या करूंगा कि यहाँ पे जो मैं कॉफिशिएंट लूंगा ना, वो चेंज कर दूंगा K1 और K2। और चले मैं लिख देता हूँ कि ये वेरिएबल है, क्योंकि हम वेरिएबल कोएफिशिएंट वाली, ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं वेरिएबल भी हो सकते हैं। कांस्टेंट होंगे तो वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में चला जाएगा, लेकिन लेट्स से कि ये वेरिएबल कोएफिशिएंट है, क्योंकि हमारा सेशन आज का वेरिएबल कोएफिशिएंट पे है। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। तो इन पर्टिकुलर इंटीग्रल्स में जो ये आपके नए कांस्टेंट्स हैं K1x एंड K2x, ये अननोन है। इसका मतलब अगर मुझे K1 K2 पता चल जाए किसी तरह से, तो मैं फिर उनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके y1 y2 के साथ अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकाल लूंगा। और अगर वाई सी और वाई पी दोनों मिल जाए तो फिर मोस्ट जनरल सोल्यूशन इन दोनों का सम होता है। तो ये है मेन आइडिया इस पूरी अप्रोच के पीछे। क्लियर? ओके। अब इनके ऊपर कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? तो कंस्ट्रेंट्स के लिए एक जनरल डेरिवेशन मौजूद है आपकी बुक के अंदर, आप उसको देख लीजिएगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि चूंकि हम इंटरेस्टेड हैं सेकंड ऑर्डर के अंदर या थर्ड ऑर्डर के अंदर, तो इससे ज्यादा हम नहीं जाते। तो इन कंस्ट्रेंट्स कंस्ट्रेंट्स इनके लिए जो है वो मैं अभी यहाँ पे लिखने लगा हूँ। कंस्ट्रेंट्स ये है कि ये जो K1 है, सॉरी K1 प्राइम, इसको Y1 से मल्टीप्लाई करें K2 प्राइम। यानी ये अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखें जो K है, K1 और K2 है, इनको मैं वेरी कर रहा हूँ, इनको चेंज कर रहा हूँ, इनका फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब ही वेरिएशन होता है। और K1 K2 न्यू पैरामीटर्स भी हैं, तो इसलिए इस मेथड का नाम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, कि आप अपने पैरामीटर्स को वेरिएबल समझते हैं एक्स का, एंड देन आप वेरिएशन लेते हैं उनके अंदर एज अ फर्स्ट डेरिवेटिव। दूसरे मरहले पे आप क्या करते हैं
कि आपकी ये जो नई सोल्यूशन वाईपी आएगी, इट शुड सेटिस्फाई योर ओल्ड इक्वेशन। उसके लिए एक कंस्ट्रेंट ये होता है कि आपकी ये जो k2y2 है, दिस शुड बी इक्वल टू योर मेन फंक्शन जो कि राइट हैंड साइड के ऊपर आ रहा है, ये वाला राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन आ रहा है। तो ये सेकंड ऑर्डर के लिए कंस्ट्रेंट्स है। ठीक है, आगे चल के आप इनको सिर्फ याद कर सकते हैं कि कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास थर्ड ऑर्डर ओडीई है, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास थर्ड ऑर्डर ओडीई हो तो क्या करेंगे आप? कंस्ट्रेंट किस तरह से लेंगे? उसके अंदर दो दो कंस्ट्रेंट तो आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट भी आएगा। क्योंकि थर्ड ऑर्डर है तो आप सेकंड ऑर्डर तक जाओगे ना। मतलब ये है कि इस मेथड ने भी आपकी जो ओडी है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका ऑर्डर एक दर्जा कम करना होता है। तो चले मैं आपको बताता हूँ कि इसका ट्रिक ये है कि आप पहले ही तो वैसे ही लिखोगे k1 प्राइम y1 प्लस k2 प्राइम y2 इक्वल टू 0। फिर k1 प्राइम y1 प्राइम प्लस k2 प्राइम y2 प्राइम इक्वल टू 0। एंड देन k1 प्राइम y डबल प्राइम प्लस k2 प्राइम y2 डबल प्राइम इज इक्वल टू f(x). तो एक दर्जा जो कम होती है उसकी राइट हैंड साइड f(x) बनानी होती है। कंस्ट्रेंट्स को हमने ज्यूम करना है या इनका कोई प्रूफ भी है? कंस्ट्रेंट्स को हमने ज्यूम करना है, सॉरी, इनका प्रूफ है। प्रूफ जो है ना वो बुक के अंदर है, वही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि इनका जो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो प्रूफ होता है, अम, वो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी उस प्रूफ की तरफ मैं नहीं जा रहा। प्रूफ ऑफ कोर्स इसका मौजूद है कंस्ट्रेंट इक्वेशंस का। बेसिकली कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या, कंस्ट्रेंट किसको कहते हैं, मैं सिर्फ इसकी क्वालिटेटिव डिस्कशन करना चाहता हूँ। कंस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है? जब आपके पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो और उसके लिए आपके पास एक कंस्ट्रेंट हो, तो वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। यह आपने शायद क्लासिकल मैकेनिक्स में या कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में आपने ये चीज देखी हो, कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर, कि आमतौर पे अगर आपके पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो आप एक कंस्ट्रेंट डाल के उसको फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेते हो। तो यहाँ जो हमने वो काम किया है वो यहाँ पे किया है, देखें, y1 प्राइम तक आप गए हैं, यानी y डबल प्राइम वाली इक्वेशन थी लेकिन आप उसको y प्राइम तक ले आए हो। इसी तरह से यहाँ पे थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन थी लेकिन आप उसको एक ऑर्डर कम यानी सेकंड ऑर्डर पे ले आए हो। तो ये क्यों सेकंड ऑर्डर पे आ रहा है? कंस्ट्रेंट की वजह से आ रहा है। इसी वजह से इनको कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। कंस्ट्रेंट बेसिकली एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिड्यूस करने का नाम है। ठीक है, तो इसकी जनरल डिस्कशन हो सकता है शायद फसी ने की हो, जो उनके क्लासिकल मैकेनिक्स पे आजकल आ रहे हैं HRK के लेक्चर्स। वरना फिर क्लासिकल मैकेनिक्स पे किसी वक्त हम सेशन कर लेंगे कि वहां पे ये कंस्ट्रेंट्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं। लेकिन मकसद इस एनालॉजी देने का ये है कि कंस्ट्रेंट आपकी इक्वेशन को सिंपलीफाई करता है, एक ऑर्डर नीचे ले आता है। तो इसीलिए ये हमने कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे डाले हैं। तो सेकंड ऑर्डर ओडीई है, तो ये वाली इक्वेशन तो सिंपल वही है आपकी, फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गई है फंक्शन के साथ। तो ये वाला एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट इसके ऊपर अप्लाई हुआ है। तो इन दोनों को मिला के आप इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसी को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ओके, लेट्स सॉल्व द सेम एग्जांपल जो हमने पहले की है। अब उसी एग्जांपल को दोबारा करते हैं क्योंकि उसका सोल्यूशन हमें पता है ना। तो हम देखते हैं कि क्या वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से हम ये जो जो सवाल हमने, बल्कि जितने भी सवाल आप पहले कर चुके हो, जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर चुके हो, वो सारी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से अब आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए अभी जो हमने ताज़ा ताज़ा की है तो हम उसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें जो सोल्यूशन है वो कैसे मिलता है। ओके, कैसे सॉल्व करना है जी इसको? तो सबसे पहला क्या काम करना है हमने, स्टेप 1 क्या है हमारा, हमने YCX फाइंड करना है।
उसके लिए आप क्या करते हो, आप होमोजेनस इक्वेशन लेते हो इक्वल टू जीरो करके, राइट हैंड साइड को जीरो करके। फिर आप क्या करते हो, y को आप पुट करते हो ई पावर लैम्डा एक्स, जिससे आपको इक्वेशन मिलती है किसमें, लैम्डा स्क्वायर में, प्लस सॉरी प्लस 1 इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि लैम्डा आपके पास क्या आ जाएगा, +-1। एंड देन आप इसको एक्सपोनेंशियल में भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अ, इसका सोल्यूशन जो है वो YCX क्या बन जाएगा, लेट्स से C1, कॉन्स्टेंट्स का नाम कोई भी रख सकते हैं आप, साइन एक्स प्लस C2 कॉस एक्स, राइट। तो ये वही मेथड, पुराना मेथड इस्तेमाल करके आप इसको निकाल सकते हो। एंड देन ये बेसिकली मैंने बल्कि इसको भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको करेंगे तो आप एक्सपोनेंशियल में चले जाएंगे, मैं अभी वहां पे नहीं जाना चाहता। ओके, सो नेक्स्ट क्या करना है आपने, YCX आ गया, तो अब आप अज्यूम करोगे YPX को, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। तो अब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल अज्यूम करोगे विच इज YPX, लेकिन इस दफा आप कॉन्स्टेंट्स जो है वो नए ले लोगे, K1X साइन एक्स प्लस K2X कॉस एक्स। अब आप अप्लाई करोगे कंस्ट्रेंट्स, अप्लाई कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स इस केस में क्या बनेंगे, सेकंड ऑर्डर है, तो बनेगा K1 प्राइम Y1 प्लस K2 प्राइम Y2 इक्वल टू जीरो। और दूसरा कंस्ट्रेंट क्या होगा, K1 प्राइम Y1 प्राइम प्लस K2 प्राइम Y2 प्राइम इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ Y से मुराद आपका साइन एक्स, यानी ये आपका है Y1X, और ये आपका है Y2X, ठीक है। मतलब ये कि Y1X जो है वो साइन एक्स है, साइन एक्स, और Y2 जो है वो कॉस एक्स है। तो अप्लाई करें जी कंस्ट्रेंट, तो क्या बनेगा, K1 प्राइम टाइम्स Y1 विच इज साइन एक्स प्लस K2 प्राइम Y2 विच इज कॉस एक्स इक्वल टू जीरो, पहला कंस्ट्रेंट। दूसरा कंस्ट्रेंट K1 प्राइम Y1 प्राइम, तो Y1 प्राइम क्या आएगा, कॉस एक्स, और Y2 प्राइम क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, कॉस का डेरिवेटिव। तो पुट कर दे कॉस एक्स माइनस K2 प्राइम साइन एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये मेरे पास अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। इन दोनों से हमने अब क्या निकालना है, K1 प्राइम एंड K2 प्राइम। हमने कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करके पैरामीटर्स निकालने हैं। तो ये दो लीनियर इक्वेशन है ना, और K1 प्राइम K2 प्राइम आपने निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कर लेंगे ना ये सादा सा काम, या ये भी करके दूं, बता दें मुझे, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली टू लीनियर इक्वेशंस हैं। अगेन आप चाहें तो K1 प्राइम को कोई और वेरिएबल कह लें और K2 प्राइम को कुछ और वेरिएबल कह लें, तो देखने में आपको आसान लगेंगी कि बेसिकली ये लीनियर इक्वेशन है, सिंपल सी इक्वेशंस हैं। एक मिनट, दूसरा कंस्ट्रेंट मैंने गलत अप्लाई किया है। दूसरे कंस्ट्रेंट में यहाँ पे फंक्शन आता है, सॉरी, एक्स। तो F(x) हमारा क्या है, कोसिकेंट एक्स। जी अब ठीक है, ओके।
इसको आप कर लें तो आपका जो K1 और K2 प्राइम है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो K1 प्राइम आएगा कॉट एक्स और K2 प्राइम आएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस साइन इंटू कोसेकेट इज 1, सो -1। ओके, तो ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, अब आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। चाहे तो आप इसको इस तरह लिख लें, dk1/dx, ताकि थोड़ा क्लियर हो कि प्राइम से क्या मुराद है। और इसको आप चाहे तो इस तरह लिख लें, dk2/dx। अब इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि आपको क्या मिल जाए, के वन और दूसरा आपको क्या मिल जाए, K2। तो इंटीग्रेट करें जी, कॉट एक्स का क्या इंटीग्रल आएगा, अभी हमने मेरे ख्याल देखा भी था। कॉज एक्स ओवर साइन एक्स लिख सकते हैं इसको, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स। और K2 चूंकि -1 है तो -x आ जाएगा सिंपली। अब आप गौर करें कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस को। और इसकी मैंने रीजन पिछले सेशन में भी दी थी कि हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि हम पी आई निकाल रहे हैं ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हम सिर्फ एक सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डाल देंगे तो फिर वो इन्फिनिट सोल्यूशन आएंगे। नॉर्मली यहाँ पर आपको कोई बाउंड्री कंडीशन दी होगी जो इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को खत्म कर देगी, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे आप। तो यहाँ पे मैं बाउंड्री अप्लाई नहीं कर रहा अभी, मैं इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि हम एक पर्टिकुलर इंटीग्रल में इंटरेस्टेड हैं, सो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को इग्नोर कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे किया है। ऑल राइट, तो अगर K1 K2 मुझे मालूम है, तो फिर आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमने एज्यूम किया था, दिस वन, ये भी मालूम हो गया। तो वो क्या है, सो y ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू क्या था, K1, चलिए मैं दोबारा एक दफा लिखता हूँ, K1 साइन प्लस K2 कॉस, K1 साइन एक्स प्लस K2 कॉस एक्स। और वो अभी ऊपर लिखा हुआ है K1, तो मैं लिखूंगा साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है तो वो -x के साथ मिलके x कॉस एक्स दे देगा जी। ये मेरा पी आई आ गया। अब क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन आपने बनाना है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा आपका, द जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल्स y सी ऑफ एक्स प्लस y p ऑफ एक्स। y सी ऑफ एक्स क्या है, C1 साइन एक्स प्लस C2 कॉस एक्स। ये वही है जो हमने आगाज में निकाला था, जो यहां पर हमने निकाला है, ठीक है ना। तो ये वाला CF एंड ये वाला PI। तो CF और PI को हम मिला रहे हैं आपस में। PI अभी मैंने निकाला है, ये ऊपर लिखा हुआ है। तो प्लस साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो और कर लें, मकसद तो हल हो गया। साइन एक्स को कंबाइन कर लें तो अंदर आ जाएगा ब्रैकेट में C1 प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को कंबाइन कर लें तो अंदर आ जाएगा C2 माइनस एक्स। सो हमने ये सोल्यूशन निकाला है अपनी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का।
यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, तो ये हमारा जो मेन जो इसमें काम है वो ये है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन लिखोगे बाय सी एक्स, वो आप निकाल सकते हो होमोजेनियस इक्वेशन इस्तेमाल करके। तो वो होगा आपका सी एफ। उस सी एफ, इसमें पार्शली नाउन नहीं है, फुली नाउन है। सी एफ आपका फुली नाउन होता है। तो सी एफ मालूम है, उस सी एफ की शक्ल का हमने एक वाई पी लिखा, सिर्फ कॉन्स्टेंट्स चेंज कर दिए, वेरिएबल कर दिए। एंड देन उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करके के वन प्राइम के टू प्राइम की इक्वेशन बनी। और फिर के वन प्राइम के टू प्राइम को इंटीग्रेट करके आपने के वन के टू निकाला, एंड उससे आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल बन गया। एंड फाइनली आपने कॉम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व को ऐड किया, एंड यू हैव योर जनरल सॉल्यूशन। अब आप जरा गौर करेंगे, इस सेम इक्वेशन है, ठीक है, जिसको आपने अभी यहां पे भी किया। तो यहाँ पे जो उसका सोल्यूशन है, ये गौर करें, उसके अंदर क्या आ रहा है। पहली टर्म आ रही cos x tan x log of, तो ये तकरीबन उसी शक्ल का है जो यहाँ पर है। बस ये है कि मैंने उसको नहीं किया, सिंप्लीफाई नहीं किया, लेकिन आप कर सकते हो। तो ऐसा करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करके उसी फॉर्म में लिखता हूं मैं, ताकि आपको थोड़ा सा और एतमाद भी आए और खुशी भी हो कि ये तो वही सोल्यूशन है जो कि हमने पार्शियल नाउन मेथड से निकाला था। क्योंकि सो y को आप क्या लिख सकते हो, cos x tan x, tan x को भी मैं चले लिख लेता हूँ sin x ओवर cos x log of sin x माइनस x प्लस c1, सॉरी, cos x प्लस c1 sin x ओवर cos x टाइम्स cos x प्लस c2 cos x। तो यहाँ cos से cos कैंसिल हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा। साइन वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें, सो sin x log ऑफ sin x और प्लस c1। cos वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें तो cos x c2 माइनस x। सो दिस इज द सॉल्यूशन। अब आप गौर करें, ये सॉल्यूशन जो हमने किससे निकाला था, पार्शली नाउन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेथड से। और ये सॉल्यूशन जो हमने किससे निकाला है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। दे आर सेम सॉल्यूशंस। पहली टर्म साइन एक्स, सी वन प्लस लॉग साइन एक्स। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो, साइन एक्स सी वन प्लस लॉग साइन एक्स। दूसरी टर्म है cos x सी टू माइनस एक्स, और यहाँ पे भी है cos x सी टू माइनस एक्स। तो आपने देखा कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बड़ा क्यूट सा मेथड है, यानी ज्यादा इसमें कहानियां नहीं आपको डालनी पड़ती, सीधा सीधा आप कंस्ट्रेंट लिखते हो और कंस्ट्रेंट को फिर आप सॉल्व करते हो और आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाता है। तो वेरिएशन ऑफ मेथड पैरामीटर का जो मेथड है, ये बड़ा ही जनरल मेथड है, और इसके जरिए आप हर तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन जो अभी तक हमने स्टडी की है, हर तरह तो नहीं कहना चाहिए, हमने जितनी अभी तक स्टडी की है इंक्लूडिंग एग्जैक्ट इक्वेशंस एंड अदर्स मेथड्स, तो किसी भी सेकंड ऑर्डर ओडीई को इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस हायर ऑर्डर की ऐसी हैं जो इन इस मेथड से भी सॉल्व नहीं होती, तो उसके लिए कुछ और मेथड इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे और मेथड कौन से हैं, अभी तक हमने काफी मेथड पढ़ ली है ना, 4 मेथड अभी हमने पढ़े हैं। मैं चलें इसको लिखता हूँ, हमने 4 मेथड पढ़े हैं। क्या क्या था, अगर आपको याद हो, कौन कौन से मेथड हमने पढ़े हैं जो सेकंड ऑर्डर के लिए। हमने पिछले में दो दो मेथड पिछले में किए थे ना, चैप्टर 15 को जब हमने स्टार्ट किया था,
तो हमने चैप्टर 15 का जो खुलासा है वो मैं पेश करने जा रहा हूँ। चैप्टर 15 हॉब्सन का जो है, उसके हमने सिर्फ दो सेक्शंस पढ़े हैं। 15.1 जिसके अंदर हमने लीनियर ऑडीज विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स पढ़ी है, इसमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट थे। ठीक है, तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में हमने सिर्फ यही बात की थी कि एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, और उसकी कुछ मिसालें हमने की थी जहां तक मुझे याद पड़ता है। उसमें फिजिक्स की एग्जांपल्स भी हमने देखी थी। मैंने रॉन्स्कियन भी लिखा था, लेकिन फिर हमने उसको इस्तेमाल नहीं इतना ज्यादा किया। लेकिन मेन हमारी जो डिस्कशन थी वहां पे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की थी कि लीनियरिटी क्या होती है। फिर हमने कहा था कि एक होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है जो CF कहलाता है, और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है जो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनता है। तो दोनों को फिर ऐड करके आप इन जनरल सॉल्यूशन निकालते हो। तो ये एक मेथड हमने पढ़ा था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आप फॉर वाई सी, जब जो कि आज अभी हमने देखा भी है, आप क्या करते हो, y को पुट करते हो a e⁻λx, और फिर आप राइट हैंड साइड, चले f(x) की बजाय मैं राइट हैंड साइड लिखता हूँ, राइट हैंड साइड को 0 लेते हो, तो इससे आपको YCX मिलता है। राइट। फिर आपने निकालना होता है YPX। तो YPX के लिए आप क्या करते हो, अज्यूम करते हो सॉल्यूशन। तो उस अज्यूम करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है राइट हैंड साइड पे, तो आप लुक करते हो अगेन राइट हैंड साइड को, जो कि आपका फंक्शन होता है। तो फंक्शन की जो फॉर्म होती है उस हिसाब से आप पर्टिकुलर इंटीग्रल चूज कर लेते हो। अगर पॉलिनोमियल है राइट हैंड साइड, तो पॉलिनोमियल अज्यूम करते हो, नहीं पॉलिनोमियल विद न्यू कोएफिशिएंट्स, विद न्यू कोएफिशिएंट्स। लेकिन अगेन वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं, क्योंकि हमारा जो सेक्शन 15.1 है ये है ही कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स का। तो उसमें आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के साथ कर रहे हैं। तो ये था हमारा 15.1। फिर हमने किया 15.2 सेक्शन ऑफ हॉब्सन, जो कि था वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। वेरिएबल कोएफिशिएंट्स में ये होता है कि आपके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो वेरिएबल हो जाते हैं, जो डेरिवेटिव के साथ कोएफिशिएंट आ रहे होते हैं। तो उसकी फिर हमने दो मिसालें की थी पिछले सेशन के अंदर, और वो दो मिसालें कौन सी थी, लेजेंडर इक्वेशन, राइट, या फिर उसी का स्पेशल केस था आइलर इक्वेशन, जिसके अंदर आप अल्फा एक्स प्लस बीटा की फॉर्म में आता है। तो नॉर्मली उसमें होता ये है कि आप अल्फा एक्स प्लस बीटा, आई डोंट नो कैसे कैसे लिखते थे वो, कोई फॉर्म थी उसकी। बहरहाल, तो उसमें आप एक्स को जो है वो e⁻t लेते हो, और फिर चेन रूल लगा के आप उसको सॉल्व करते हो। ठीक है, तो ये आपका आपकी इक्वेशन बनती है, एक मारूफ शक्ल के अंदर आ जाती है, एंड देन आप उसको सॉल्व कर लेते हो। फिर सेकंड आपने पढ़ा था उसके अंदर जो मेथड है या टाइप ऑफ इक्वेशन है, एग्जैक्ट इक्वेशन, एग्जैक्ट लीनियर ODE। और उसके लिए आपने सिर्फ ये देखना होता है कि अगर वो एग्जैक्ट है, तो उसका उसको आपने पहले चेक करना होता है एग्जैक्ट है या नहीं। अगर वो एग्जैक्ट हो, तो फिर आप नए कोएफिशिएंट्स के साथ उसको लिखते हो, और नए कोएफिशिएंट्स फिर आप फाइंड करते हो। राइट। तो ये हमने दूसरा टाइप पढ़ी थी।
दो आज हमने पढ़ ली है मेथड। एक हमने पढ़ा है पार्शली नाउन, CF, जिसके अंदर आप क्या करते हो कि अपना सोल्यूशन जो है वो U और V की फॉर्म के अंदर लेते हो। इसमें U जो है वो आपका नाउन होता है, लेकिन V जो है वो आपका अननाउन होता है। तो इस अननाउन के अंदर आप नई क्वेश्चन लिखते हो VX के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर उसको सॉल्व करते हो। एंड फाइनली वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जो कि अभी हमने पढ़ा है, और ये भी वेरिएबल कोएफिशिएंट के लिए है। तो ये यहां तक हमने इसको किया है। वेरिएशन पैरामीटर में क्या करते हो आप, कंस्ट्रेंट्स लगाते हो इसके ऊपर, वाई पी के ऊपर, ठीक है, वाई पी के ऊपर। वाई सी एक्स तो आप डायरेक्ट निकाल लेते हो ना, होमोजेनस इक्वेशन बना के। वाई पी निकालना होता है, जिसके ऊपर फिर आप कंस्ट्रेंट्स लगाते हो। तो ये है हमारा अभी तक का खुलासा, चैप्टर नंबर 15 ऑप्शन जो है उसका। अभी तक हमने इतना काम किया है। तो ये मेथड्स जो हमने स्टडी किए हैं, कांस्टेंट कोएफिशिएंट और वेरिएबल कोएफिशिएंट के, ये एंड ऑफ द स्टोरी नहीं है। इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं। मिसाल के तौर पे कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए आप लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़ते हो, यानी यहाँ पर एक और मेथड हम होता है। और लैपलास ट्रांसफॉर्म पे हमने बहुत शुरू में एक सेशन किया भी था, वो शायद प्लेलिस्ट के अंदर पड़ा हुआ, आप वहां से देख लें। तो ये भी एक मेथड होता है इसी कांस्टेंट कोएफिशिएंट को सॉल्व करने का। वेरिएबल कोएफिशिएंट को सॉल्व करने का भी एक मेथड होता है, और वो होता है ग्रीन फंक्शन मेथड। लेकिन ये थोड़ी सी चूंकि ऐसी चीजें हैं जो कि रोजमर्रा जिंदगी में आपने शायद ना देखी हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ग्रीन फंक्शन से तो आपको इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में, एटॉमिक फिजिक्स में, स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कहीं भी चले जाओ, ग्रीन फंक्शन से आपको लाजमी पालना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर हम इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हमने इसको रिजर्व रखा हुआ है कि जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम इसको इन मेथड्स को भी स्टडी कर लेंगे। लेकिन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी ये मेथड लगते हैं। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो इनको समझने में, उनके लिए हॉब्सन की बुक मौजूद है। इन्हीं सेक्शंस के अंदर 15.1, 15.2 की तरह वो भी कुछ सब सेक्शंस हैं जिनमें लैपलास और ग्रीन फंक्शंस को डिस्कस करता है। चैप्टर 15 में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। इसके बाद एक नया एक दो मेथड्स और हैं जो हमने स्टडी करने हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के। और वो मेथड्स कुछ ये हैं, यानी मोर टू कम, राइट। मोर हमने क्या स्टडी करना है, इसमें हमने स्टडी करना है पावर सीरीज मेथड। और ये बहुत पावरफुल मेथड है। बल्कि मैंने जब यहाँ पर कोर्स लिया था मैथमेटिकल फिजिक्स का, तो हमारे प्रोफेसर ने सिर्फ हमें यही मेथड पढ़ाया था, और इसके ऊपर उसने को 1.5 महीना जो है वो पावर सीरीज मेथड पे लगाया था उसने। सो इट्स अ वेरी पावरफुल मेथड। तो इसमें पावर सीरीज मेथड है, जिसको हम जो है वो चैप्टर 16 के अंदर हम मेरा ख्याल स्टडी करेंगे। जो हॉब्सन की बुक का चैप्टर 16 है, वो सीरीज सॉल्यूशन या पावर सीरीज जो भी इसको कहते हैं, तो वो सारा उसके अंदर आ जाएगा। पावर सीरीज सॉल्यूशन में पूरा एक चैप्टर जो है हॉब्सन ने वो पावर सीरीज मेथड के ऊपर लगा दिया है, राइट। तो उसके बाद जो है दूसरा मेथड जो है, ये चैप्टर नंबर 16 है, चलें लिख देता हूँ मैं ऑप्शन का, मोर मेथड्स टू सॉल्व ईडी, ठीक है। उसके बाद एक और मेथड है जो कहलाता है आइगन फंक्शन मेथड। इसमें आप क्या करते हैं, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को एक आइगन वैल्यू इक्वेशन बना लेते हैं, और फिर आइगन वैल्यू इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 16 है। इसी से मिलता जुलता, आइगन फंक्शन मेथड से मिलता जुलता एक और मेथड है, इसको हम मैट्रिक्स मेथड कहते हैं। तो मैट्रिसेस के ऊपर भी हमने कुछ अरसा पहले एक जूम सेशन किया था, तो वो आप देख सकते हैं मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स मेथड के अंदर आपको पता है ना कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशंस हो तो आप उनको
मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, और मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर भी इन इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है। मैंने देखा नहीं है कि हॉब्सन ने इसको स्टडी किया हो। आई वो शायद इसी को मैट्रिसेस, क्योंकि मैट्रिसेस आर आल्सो द लीनियर ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल जैसे फंक्शन स्पेसेस होती हैं जो कि लीनियर अलजेब्रा को फॉलो करती हैं, ऐसे ही मैट्रिक्स स्पेसेस जो होती हैं या मैट्रिसेस जो होते हैं वो भी लीनियर अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। तो मैथमेटिकली इनमें कोई फर्क नहीं है, फंक्शंस में और मैट्रिसेस में। तो शायद इस वजह से हॉब्सन ने मैट्रिक्स नहीं कहा, उसको सिर्फ आइगन फंक्शन कह दिया। बट इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिख के बाकायदा सॉल्व करना जो है वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, और ये ऑप्शन के अंदर नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस मेथड के ऊपर भी हम ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा सा टाइम लगाएं कि कैसे मैट्रिक्स मेथड के जरिए भी ओडीई को सॉल्व किया जाता है। तो ये सारे मेथड जो हैं ये ओडीईज के लिए हैं। तो अभी हमारा फोकस जो है वो आगे तीन ये वाले मेथड होगा। इन तीन मोर मेथड्स को सीखने के बाद हम ओडीईज को सॉल्व करना सीख जाएंगे। फिर हम चैप्टर 18 से जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पे चलेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी फिर दो चैप्टर जो है हॉब्सन लगाता है, चैप्टर 18 और चैप्टर 19। और फिर चैप्टर 20 में जाके वो डिफरेंशियल इक्वेशन से निकल जाता है और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, बिल्कुल एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर लेता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में फिर हम यहीं तक चैप्टर 19 तक इसको ऑप्शन को करेंगे।